बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट्स जिसकी सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है, ये वीडियोस उनके लिए तैयार किए गए हैं, बनाए गए ताकि हर एग्जाम में, खास तौर पर फाइनल एग्जाम में, आसानी से 100 मार्क्स हासिल करें। और ये सारे वीडियोस बिट वाइज है, यानी शायद आपको मालूम है मुकम्मल पूरे 16 बिट्स है। हर बिट के अलग अलग वीडियो है, पूरे आंसर के साथ है। तो आपसे गुजारिश है वो पूरे वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आप आसानी से 100 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बिट नंबर 4 पढ़ेंगे। मंदरजे झेल सवालात में से किसी दो सवालों का जवाब 10 सत्रों में लिखिए। ये 8 मार्क्स की है और ये सरसरी मुताले के लेसन्स के सवालात है। ये सरसरी मुताला में पहला सबक है वेंस का सौदागर। देखिए, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन में शायद मुझसे गलती हो, आप फिर भी अपने उस्ताद मोहतरम से कंफर्म कर लें। इसमें 5 सवालात हैं। पहला सवाल है, देखिए, शैलाक कौन था और कैसा आदमी था? जवाब, शैलाक वेंस के शहर में रहने वाला एक यहूदी था और वो सूद पर ईसाई सौदागरों को तिजारत के लिए कर्ज दिया करता था और अपना दिया हुआ कर्ज बगैर किसी रियायत या मुरव्वत के वसूल किया करता था। वो इतना संग दिल था कि कोई अच्छा आदमी उसे पसंद नहीं करता, लेकिन लोग मजबूरी में उससे रुपया कर्ज लिया करते थे। शैलाक को वेंस के एक नौजवान सौदागर से बहुत नफरत थी, क्योंकि वो नौजवान जरूरतमंदों को रुपया कर्ज दिया करता और एक रुपया भी सूद नहीं लिया करता था। और जब भी उसका सामना शैलाक से हो जाता, वो शैलाक की सूदखोरी और संग दिली पर मलामत किया करता। शैलाक नौजवान की लानत और मलामत को खामोशी से बर्दाश्त कर लिया करता और दिल ही दिल में उससे इंतकाम लेने के मंसूबे बनाता रहता। शैलाक ने सूदी कारोबार करते हुए काफी दौलत जमा कर ली थी। वो एक हरीस, लालची और बेमुरव्वत आदमी था और उसे ईसाई लोगों से भी नफरत थी। यही वजह है कि ईसाई नौजवान अंटोनियो से बदला लेने के लिए उसके जिस्म का गोश्त काटने के लिए तैयार था और उसे किसी के जान की भी परवाह नहीं थी। सवाल नंबर 2, अंटोनियो के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। ये वर्ड भी प्रोनाउंसिएशन में, तलफ़ुज़ में कुछ गलत हो सकता है, आप इसको दुरुस्त कर लें। जवाब, अंटोनियो या एंटोनियो वेंस शहर में रहने वाला एक नौजवान ताजिर था। नेक दिल और रहम दिल आदमी था। जब भी लोगों को कर्ज की जरूरत होती, वो रुपया कर्ज दिया करता। खास बात यह थी कि वो अपने दिए हुए कर्ज पर एक पैसा भी सूद नहीं लिया करता। उसी इसी हमदर्दी और नेकी की वजह से लोग उसे चाहते थे। अपने ही शहर में रहने वाले एक यहूदी सूदखोर शैलाक की सूदखोरी और बेमुरवती से लोग उसे कर्ज की वसूली करना उसे पसंद नहीं था। वो अक्सर इस यहूदी शैलाक को टोका करता। शैलाक उस नौजवान से नफरत करता था और उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मंसूबा बनाता रहता था। अंटोनियो ज्यादा हमदर्द था कि वो किसी की मदद करने के लिए अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करता। वो अपने दोस्त बिसानियों की जरूरत पूरी करता और एक मुआहदा शैलाक के कहने पर कर लेता कि अगर वो वक्त पर रकम वापस नहीं कर्ज की रकम वापस नहीं करेगा, तो शैलाक को यह हक हासिल होगा कि वो अंटोनियो के जिस्म से आधा किलो गोश्त काट लेगा। अंटोनियो अपने दोस्त की मदद के खातिर अपना गोश्त कटवाना भी मंजूर कर लेता और ये जानते हुए भी कि शैलाक इससे शदीद नफरत करता है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो कदीम रूमी वक़ार का नमूना था। दुनिया के सर्द व गर्म का मजा चख चुका था। उसके बाद तीसरा सवाल है, बिसानियों को कर्ज की जरूरत क्यों पेश आई? जवाब,
बिसानियो वेंस शहर के एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता था। वो जायदाद का भी मालिक था, लेकिन अपनी फजूल खर्चियों की वजह से उसने जायदाद गंवा दी थी। बिसानियो और इंतोनियो दोनों गहरे दोस्त थे। जब कभी बिसानियो को रकम की जरूरत पड़ती, वो अपने दोस्त एंटोनियो से कहता और वो उसकी मदद किया करता था। अब की बार बिसानियो को एक बड़ी रकम की शदीद जरूरत पड़ गई और वो अपने दोस्त एंटोनियो के पास पहुंच गया और कर्ज का मुतालबा किया। दोस्त के पूछने पर उसने कर्ज की जरूरत पड़ने की वजह बताई। उसे एक अमीर औरत से मोहब्बत हो गई और वो उससे शादी करना चाहता था ताकि उसकी माली हालत बेहतर हो सके। औरत का बाप बहुत सारी जायदाद छोड़कर मरा है और औरत भी उससे मोहब्बत करती है, शादी के लिए भी तैयार है, लेकिन अमीर औरत के शाया निशान होने के लिए उसे अपनी हालत सुधारनी पड़ेगी, जिसके लिए उसे रकम की जरूरत है। उसे फौरी तौर पर 3,000 अतालवी रुपया खर्च चाहिए ताकि वो उस अमीर औरत से शादी कर सके और अपनी माली हालत जो खराब हो चुकी थी अमीर औरत की जायदाद के जरिए, जो शादी के बाद बहैसियत शौहर उसकी भी मिल्कियत हो जाएगी, सुधार सके। इसीलिए बेसानियो अपने दोस्त से कर्ज लेना चाहता था। उसके बाद और एक सवाल है, पोर्शिया के किरदार पर एक नोट लिखिए। जवाब, पोर्शिया वेंस शहर के करीब एक मकाम बिलमांट की रहने वाली एक अमीर खातून थी, जिसका बाप काफी जायदाद छोड़ मरा था। पोर्शिया इंतहाई खूबसूरत शक्ल सूरत के साथ साथ नेक दिल, ज़हीन, शाइस्ता और महज़्ज़ब भी थी। उसने अपने होने वाले शौहर बिसानियो को कह दिया था कि वो अपने शौहर की नेक आदतों पर मरती है, उसे दौलत से कोई सरोकार नहीं, और जो कुछ उसका है शादी के बाद वो उसके शौहर का हो जाएगा। पोर्शिया मुनकसिरुल मिजाज, खुश मिजाज भी थी। हालांकि वो महल में शहजादी की तरह परवरिश पाई थी और नौकरों पर हुक्म चलाती थी, लेकिन बसानियों से उसने कहा कि शादी के बाद मैं आपका हुक्म मानूंगी और मेरी तमाम चीजें आपकी हो जाएंगी। मैं आपकी खिदमत बजा लाऊंगी। पोर्शिया में खानदानी खूबियां कूट कूट कर भरी थी। वो एक फर्मा बरदार बीवी, एक सच्ची दोस्त, एक हमदर्द मालिकन और एक ज़हीन औरत भी थी। उसने एंटोनियो को इसके कट्टर दुश्मन शैलाक के खतरनाक मंसूबे से कामयाब वकील बनकर उसे आसानी से छुड़ा लेती है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं और पोर्शिया की जिहानत की तारीफ करते हैं। खास तौर पर उसका होने वाला शौहर बेसानियो अपनी महबूबा और होने वाली बीवी पोर्शिया की जिहानत और हिम्मत देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने उसके दोस्त की जान बड़ी ही चालाकी से बचाई थी। गर्ज पोर्शिया सूरत, दौलत और जिहानत, वफादारी और समझदारी की एक बेमिसाल नमूना पेश करने वाला किरदार है और कहानी का मरकजी किरदार भी है। सवाल नंबर 5, पोर्शिया ने इंटोनियो की जान किस तरह बचाई? जवाब, पोर्शिया जो वेंस के शहर के नौजवान बेसाइयो के इश्क में गिरफ्तार थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। बेसानियो भी पोर्शिया से शादी करना चाहता था, लेकिन चूंकि पोर्शिया अमीरजादी थी और वो खल्लाश आदमी था, इसीलिए उसने शादी के लिए अपने दोस्त एंटोनियो से 3,000 खर्च लिया था। इत्तेफाक से एंटोनियो के पास इतनी रकम ना होने की वजह से उसे अपने दोस्त की मदद की खातिर अपने एक कट्टर दुश्मन शैलाक से, जो सऊदी कारोबार करता था, कर्ज लिया था और एक माहिदा पर दस्तखत भी किया था, जिसकी शर्त यह थी कि अगर वक्त पर रकम वापस नहीं की गई तो सूदखोर शैलाक उसके जिस्म से आधा किलो गोश्त काट लेगा। गर्ज एंटोनियो वक्त पर कर्ज नहीं लौटा सकता और मुकदमा नहीं लौटा सका और मुकदमा शहर की अदालत में पहुंच गया। वेंस के कानून के मुताबिक मुआहदे पर अमल आवरी की जाने वाली होती है। बिसानियों को और उसकी महबूबा को जब ये मालूम होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। पोर्शिया फौरी अपने होने वाले शौहर बसानियों को वापस देश जाने और अपने दोस्त की जान छुड़ाने को कहती है और खुद भी बड़ी राजदारी और चालाकी से अपने एक मुलाजिमा के साथ मर्दाना लिबास पहनकर के वकील के रूप में अदालत पहुंच जाती है। कोई उसे वहां पहचान नहीं पाते, यहाँ तक कि बिसानियो भी। मुकदमा शुरू होता है और पोर्शिया भी
पहले तो ये साबित करने की कोशिश करती है कि माहिदे के मुताबिक शैला को गोश्त काट लेने का इख्तियार है और वो ऐसा कर सकता है। शैला खुश हो जाता है, उसका हमदर्द वकील आ चुका है। पोशिया भी शैलाक से रहम की दरख्वास्त करती है कि वो अपने कर्ज की रकम मासूद ले ले और एंटोनियो की जान बख्श दे, लेकिन वो सफाक सूदखोर एंटोनियो का गोश्त हासिल करने पर बजिद रहता है और खुश फहमी में मुब्तला हो जाता है कि अब उसका इंतकाम पूरा होने का वक्त आ चुका है। वो छुरा तेज करने लगता है। तभी पोर्शिया उससे कहती है कि वो तराजू मंगवा ले, क्योंकि तोल कर सिर्फ आधा किलो गोश्त ही जिस्म से अलहदा करना है। और वो ये भी कहती है कि अगर आधा किलो से एक रत्ती भर भी ज्यादा गोश्त जिस्म से निकाला जाएगा तो शैला की तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी। शैला ये सुनकर परेशान हो जाता है। फिर पोर्शिया कहती है कि ये माहिदा में सिर्फ गोश्त लिखा है, इसलिए बगैर एक खतरा खून के गोश्त लेना होगा। शैलाक के ऊपर शैलाक और परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तो नामुमकिन है कि बगैर खून के गोश्त काटा जाए। पोशिया उसे ख्याल करती है कि माहिदे में सिर्फ गोश्त का जिक्र है, खून का नहीं। अगर एक खतरा भी खून टपकेगा तो वेंस के कानून के मुताबिक शैलाक को सजाए मौत दी जाएगी। शैलाक के लिए नामुमकिन था कि वो बगैर खून के निकले वो गोश्त काटे। वो हार मान लेता है और कर्ज की रकम वापस लेने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन पोर्शिया कहती है कि वो रकम भी वापस नहीं ले सकता, क्योंकि उसने एक इंसान की जान लेने की साजिश रची थी। इसलिए उस पर 6,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाता है। वो आधी रकम एंटोनियो को दे और आधी रकम अदालत में जमा करवा दे। शैलाक अपनी साजिश में नाकाम हो जाता है और तमाम शराइत मानने के लिए तैयार हो जाता है और नाकाम अपने घर वापस हो जाता है। इस तरह पोर्शिया बड़ी समझदारी से एंटोनियो की जान बचाती है और फिर अपना राज जाहिर किए बिना अपने मकाम वापस चली जाती है। बाद में ये राज खुलता है कि वो पोर्शिया थी जो अपने होने वाले शौहर की मोहब्बत और उसके नेक और हमदर्द दोस्त एंटोनियो के खातिर भेस बदलकर वकालत करती है और दोनों को मुश्किल हालत से बचा लेती है। बिसानियो अपनी बीवी पोर्शिया पर फख्र महसूस करता है और दोनों की शादी हो जाती है और हालत खुशियों में बदल जाते हैं। ये था फर्स्ट लेसन के 5 सवाल जवाब। उसके बाद और एक लेसन है काबुली वाला। इसमें भी 5 सवाल है। नंबर 1, काबुली वाले का हुलिया कैसा था? जवाब: काबुली वाला काबुल का रहने वाला था और अपने मुल्क अफगानिस्तान की तहजीब के लिए ऐसे ढीला ढाला लिबास, वो भी गाढ़े कपड़े का पहना पहना रखा था। सर पर पहना रहता, सर पर पगड़ी बंदी होती और पीठ पर एक झोली लटकी हुई रहती। हाथों में 2-4 अंगूरों के डब्बे होते। काबुली वाला लंबा तड़ंगा जिस्म का मालिक था और वो देखने में लहीम शहीम था, जिसे देखकर बच्चों के दिल पर घबराहट तारी हो जाती, लेकिन मिजाज का इंतहाई नरम और शफीक था। उसकी झोली में मुख्तलिफ सूखे मेवे हुआ करते, जिसे वो गली गली फिर कर बेचा करता था। उसकी जिस्मानी साख्त और बातचीत को देखकर बच्चों के दिल पर घबराहट तारी हो जाती। उसकी उसकी जिस्मानी साख्त और बातचीत को देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। दूसरा सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर पर एक नोट लिखिए। जवाब: रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुई। उनके वालिद महाऋषि दीपेंद्रनाथ टैगोर अपने जमाने के मशहूर आलिम थे। वालिदा का नाम शारा देवी था। टैगोर को खानदान के लोग बचपन में रब्बी पुकारा करते थे। वो जब छोटे से थे उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। वालिदा का इंतकाल हो गया था। वालिद ने तरबियत तरबियत की कॉन्टिनेंटल सेमेंट्री स्कूल, सेंट जेवर्स स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की और इंग्लिस्तान से आला तालीम हासिल की। टैगोर ने पहली नज्म कमल पर लिखी। हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों के मजालिम पर एक मजमून लिखा जिसे उनके उस्ताद ने बहुत पसंद किया। वो पाबंदी से लिखने लगे और अपनी तख्लीकात रिसाला भारती में भेजा करते थे। टैगोर को मौसीकी से भी दिलचस्पी थी। उन्होंने सांधिया संगीत के नाम से एक किताब भी लिखी। उन्होंने कई कहानियां, नज़में, गीत, नावल, ड्रामे और मज़ामीन लिखे। उनके तर्जुमा करदा नज़मों के मजमुआ गीतांजलि पर 1913 में इन्हें अदब का नोबेल इनाम दिया गया। वो पहले एशियाई थे जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ। इनाम की सारी रकम उन्होंने शांति निकेतन को दी।
अंग्रेज हुकूमत ने 1915 में इन्हें सर के खिताब से भी नवाजा। उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक बैनुल अक़वामी सतह की यूनिवर्सिटी कायम करे। उनका यह ख्वाब विश्व भारती के रूप में पूरा हुआ। 1936 में टैगोर बीमारी में मुब्तला हो गया और बिलाखिर 7 अगस्त 1941 को इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 3, काबुली वाले के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। जवाब, काबुली वाला अफगानिस्तान के शहर का रहने वाला था, शहर काबुल का रहने वाला था और हिंदुस्तान के शहर कोलकाता में छोटी मोटी तिजारत किया करता था। वो लंबा तड़ंगा जिस्म का मालिक था, जिस्म पर अफगानी तर्ज का ढीला ढाला मोटे कपड़े का लिबास जेब तन किया करता था। सर पर पगड़ी और कंधे पर एक झोली लटकी रहती थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खुश्क मेवे व तर मेवे होते थे, जिसे वो गली गली घर घर फिर कर बेचा करता था। और बच्चे खास तौर पर उससे मायूस थे। वो अपने मुल्क से खुश मेवे लाकर कोलकाता में बेचा करता था और साल में एक बार अपने मुल्क को वापस चला जाता। वहां उसकी मासूम बच्ची और बीवी मौजूद थे। काबुली वाला जाहिरी हुलिये से जिस तरह सख्त और बेरहम लगता, लेकिन वो एक नरम दिल और शफीक इंसान था। छोटे बच्चों से बात करना और उन्हें हंसाना इसे अच्छा लगता, क्योंकि उनके बच्चों में एक वो मासूम बच्ची का चेहरा दिखता था। कर्ज की वसूली के बारे में वो सख्त दिल और गुस्से वाला था। यही वजह थी कि एक आदमी के कर्ज लेकर मुकर जाने पर काबुली वाले ने उस पर खंजर से हमला कर दिया था और 7 साल की जेल की सजा भी उसे काटनी पड़ी। वो 5 बरस की एक लड़की मुन्नी से बहुत मुतासिर था और रोज ही उससे मिला करता और कहानियां सुनाता। उसे खाने के लिए बादाम, पिस्ते, काजू वगैरह दिया करता। मुन्नी भी उससे मायूस हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी शादी का दिन भी आ पहुंचा था। काबुली वाला जेल से आजाद होकर मुन्नी के घर उससे मिलने के लिए गया, तब उसे पता चला कि उसकी शादी हो रही। काबुली वाला मुन्नी से मिलकर खुश हुआ और दुआएं दी और ख्यालों में गुम हो गया, क्योंकि उसके मुल्क अफगानिस्तान में भी उसकी बेटी की उम्र भी शायद शादी के काबिल हो गई थी। गर्ज काबुली वाला, जिसका असल नाम रहमत खान था, एक नेक और शरीफ इंसान था और रोजी कमाने के चक्कर में हिंदुस्तान के शहर कोलकाता में छोटा मोटा कारोबार करने की गर्ज से आया था और साल में एक मरतबा अपने शहर काबुल चला जाता, जहां उसकी बीवी और एक मासूम बच्ची उसका इंतजार कर रहे होते। सवाल नंबर 4, काबुली वालों को जेल क्यों भेजा गया? जवाब, काबुली वाला जिस वो गली ये तो लोग उससे उधार भी लेते थे और बाद में रकम अदा करते थे। ऐसे ही एक मामले में एक आदमी ने रहमत काबुली से एक रामपुरी चादर उधार ली थी, जिसकी कुछ रकम आदमी की तरफ से वसूल तलब थी। जब काबुली वाला अपनी रकम लेने लेने उसके घर पहुंचा तो उस आदमी ने चादर लेने की बात से ही इनकार कर दिया। बहसो मुबाहिसे के बाद बात इतनी बड़ी कि काबुली को आदमी के सफेद झूठ बोलने पर गुस्सा आ गया और उस आदमी पर खंजर से हमला कर दिया। पुलिस ने काबुली वाले को कातिलन हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया और काबुली वाले को 7 साल कैद की सजा दी गई। पुलिस वाले जिस वक्त काबुली वाले को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तभी मुन्नी उसे पुकारती हुई उसके पास पहुंची। काबुली वाले के चेहरे पर खुशी नमूदार हो गई। मुन्नी ने काबुली वाले से पूछा, काबुली, क्या ससुराल जाओगे? इस पर रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं जा रहा हूं। सवाल नंबर 5, काबुली वाला रोजाना मुन्नी से मुलाकात के लिए क्यों आता था? जवाब, काबुली वाला अफगानिस्तान का शहर काबुल का रहने वाला था और कोलकाता में छोटी मोटी तिजारत किया करते थे। वो अपने मुल्क से खुश मेवे, बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह लाकर और मुख्तलिफ गली गली में फिर फेरी लगाकर बेचता था। रहीम शहीम जिस्मानी साख, सर पर पगड़ी बांधे, कांधे पर झोली लटकाए, उसकी शख्सियत अजीब लगती थी। मुन्नी, जो 5 साल की लड़की थी, उससे दोस्ती कर बैठी और काबुली वाला रोज आना मुन्नी के घर आता और दोनों घंटों बैठकर बातें करते, हंसी मजाक करते। मुन्नी अजीब सवालात काबुली वाले से करती और काबुली वाला उसे हंसाने के लिए अजीब से जवाब भी देता था। काबुली वाला रोजाना मुन्नी से मुलाकात के लिए इसलिए आया करता था क्योंकि काबुल शहर में जो उसका वतन था, वहां मुन्नी ही की उम्र की उसकी बेटी भी मौजूद थी। काबुली वाला साल में एक बार अपनी बेटी बीवी से मिलने वहां जाया करता। मुन्नी की सूरत में उसे अपनी बेटी नजर आती। वो रोज ही मुन्नी को बादाम वगैरह दिया करता और उसकी भोली भाली बातों से खुश होता और उसे महसूस होता कि वो अपनी बेटी के पास ही है। इस तरह वो दिल बहलाया करता। मुन्नी भी उससे मायूस हो गई थी और दिल खोलकर उससे बातें किया करती थी। हालांकि दोनों का मजहब, कौमियत, जबान बिल्कुल अलग थी, उम्रों का तो कोई मेल ही नहीं था, फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती, उनसियत, अपनाइत थी। यही वजह थी कि काबुली वाला रोजाना मुन्नी से मुलाकात के लिए आता था। उसके बाद
तीसरा सबक है सोने की ईंट। इसका पहला सबक है अफसाना निगार आतिक शाह के हालात जिंदगी बयान कीजिए। जवाब, आतिक शाह, जिनका असल नाम शेर मोहम्मद शाह था, 7 नवंबर को हैदराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल हकीम शाह और दादा का नाम शेर मोहम्मद खान था, जो अफगानिस्तान के शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। आतिक शाह ने अपनी इब्तिदाई तालीम सिटी हाई स्कूल पटला ब्रिज से हासिल की थी। फिर 1953 में अलीगढ़ से मैट्रिक कामयाब किया। हैदराबाद इवनिंग कॉलेज से बीए और एमए कामयाब करने के बाद नांदेड़ में कुछ अरसा उर्दू लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। बाद अज़ां सरदार पटेल कॉलेज सिकंदराबाद में लेक्चरर मुकर्रर हुए और 10 नवंबर 1991 को मुलाजिमत से सुबुकदोश गए। आतिक शाह न सिर्फ एक अफसाना निगार बल्कि इंशाई निगार, मजमून निगार और रिपोर्ट तास निगार की हैसियत से भी शोहरत हासिल की। वो हैदराबाद की अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन से वाबस्ता रहे। वो नामुसाहिद हालत के बावजूद तरक्की पसंद अदीब की हैसियत से अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब रहे। उनकी इंशाइयों में रोजमर्रा के मौज़ूआत को तंज और ज़राफत के नश्तर और पंद वाज से दिलचस्प बनाने का हुनर पाया जाता है। इनके अफसानों के मजमुओं में फुटपाथ की शहजादी, एक वक्त का खाना शामिल है। 40 अंधेरी, माई डियर शकुंतला, रास्ते की कहानियां और 2 मिनट की खामोशी, कदम, इंडियन काजू, मामू की बकरियां शामिल है। आतिफ शाह के मजामीन उनके तंज और मिजाह मजामीन के मजमुए हैं। उनके मशहूर अफसाने तकिया, गिरगिट, लंबी दौड़, हमारी गली आना, रजिया और राधा नाच रही है। आतिफ शाह का इंतकाल 20 मई 1999 को हुआ। दूसरा सवाल है सोने की ईंट का मुख्तसर खुलासा लिखिए। जवाब, सोने की ईंट आतिफ शाह का लिखा हुआ अफसाना है। आतिफ शाह ने अपने इस अफसाने में एक ऐसे जुनूनी इंसान की कहानी पेश की है जिसे सोना बनाने का खब्त सवार था। जुनून, खब्त माने सवार, जुनून। और सोना बनाने या सोने की ईंट बनाने के चक्कर में वो न सिर्फ अपने आबाई जायदाद से हाथ भी धो बैठा, बल्कि अपनी बीवी और फिर अपनी जवान बेटी की जिंदगी से भी हाथ धो बैठता है। हकीम साहब अपनी बेटी को 1 लाख का चेक समझते और उसको अपने लिए बख्तावर ख्याल करते, खुशकिस्मत, और चाहते थे कि अपनी बेटी की शादी किसी आला तालीम याफ्ता और ऊंचे घराने के लड़के से करें। लेकिन इसके लिए वो उस आखिरी आंच के इंतजार में थे जब वो सोना बनाने में कामयाब हो जाएंगे और अपनी बेटी की शादी बड़ी धूम से करेंगे। लेकिन इसी इंतजार में उनकी बीवी अपनी बेटी की ढलती जवानी और चेहरे से सुर्खी गायब होकर पीलापन जाहिर होने को देखती और कुटती रहती, और इसी गम को लिए वो एक दिन अल्लाह को प्यारी हो गई। माँ की मौत ने बेटी के चेहरे पर मौजूद मुरझाई में इजाफा कर दिया। वो खामोशी से सब कुछ सहती रही, मुस्कुराती रही और कभी अपने होठों पर शिकवा और शिकायत आने नहीं दी। हकीम साहब इन से बेपरवाह वो अपने तजुर्बे में मसरूफ है। आपा बेगम की हम उम्र रिश्तेदार की तमाम बहनें ब्याह कर अपने ससुराल को चली गई और आपा बेगम अपने बाप के छोटे झूठे भरम की भीड़ चढ़ गई। आपा बेगम का मामूल था रोजाना सुबह सुबह अपने बाप के लिए गरम गरम चाय लेकर उनके कमरे में पहुंच जाती। लेकिन एक दिन सुबह हो गया, आपा बेगम चाय लेकर नहीं आई तो हकीम साहब को तशवीश हुई और फिर उन्हें किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी और वो दहलान से होते हुए बावर्ची खाना पहुंचे, जहां आपा बेगम जमीन पर गिरी पड़ी थी। चूल्हे पर चाय उबल रही थी और अपना अतराफ में बर्तन बिखरे पड़े थे। हकीम साहब दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंचे और उसे सीधा किया, लेकिन तब तक आपा बेगम की रूह परवास कर चुकी थी। हकीम साहब के मुंह से निकला, मेरी बच्ची, मेरा सोना, इतनी भी जल्दी क्या थी? अब तो सिर्फ एक आंच की कसर बाकी रह गई थी। गर्ज ये अफसाना उन लोगों के लिए नुमाइंदगी करता है जो अपने जाहिरी दिखावे, ऊंचे घराने के चक्कर में अपने बेटियों को मौत के हवाले कर देते हैं या फिर बुढ़ापे की उम्र को पहुंचा देते हैं, जहां पर उनसे कोई शादी करने के लिए राजी नहीं होता। हकीम साहब जैसे लोग अपने भरम और झूठी शान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और उनके हाथ सिवाय नाकामियों, मायूसियों और गम के कुछ नहीं लगता। और एक सवाल है उसके बाद, सोने की ईंट अफसाने का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। सोने की ईंट आतिशा का तहरीर करदा वो खूबसूरत अफसाना है जिसका मरकजी ख्याल झूठा भरम, झूठी शान और शौकत और नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाला एक जुनूनी की कहानी है। मरकजी ख्याल ये है कि एक खानदानी रईस को ये खुश फहमी हो जाती है कि वो एक दिन कीमे यानी सोना बनाने में कामयाब हो जाएगा और दिन रात अपने तजुर्बेगाह में इसी में चक्कर लगाता रहता है।
خاندانی جائیداد بھی اسی تجربے کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ حکیم صاحب اپنی جوان بیٹی کے لیے شہزادہ ڈھونڈ نکالنے اور دھوم دھام سے اس کی شادی رچانے کے بھرم میں رہتے ہیں، اور دیوڑی میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور جھنجھلاہٹ اور مایوسی کو دیکھ نہیں پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی ان کی بیوی اپنی بیٹی کی شادی کی فکر میں گھل گھل کر جان دے دیتی ہے، اور پھر ایک دن ان کی بیٹی آپا بیگم بھی اچانک باورچی خانے میں گر کر دم توڑ دیتی ہے۔ بیٹی کی موت کچھ قبل از وقت ہوتی ہے، حکیم صاحب کو لگتا ہے، اور ان کا ماننا تھا کہ کچھ دن بیٹی اور انتظار کر لیتی تو وہ کیمیا بنانے میں کامیاب ہو جاتے اور بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرتے۔ لیکن حکیم صاحب کا یہ صرف بھرم تھا، جس کے سہارے وہ اپنے گھر کو تباہ و برباد کر دیتے، نہ کیمیا بنانے میں کامیاب ہوتے اور نہ ہی اپنی بیٹی کی شادی کسی اونچے خاندان کے لڑکے سے کر پاتے۔ ان کے بھرم اور جنون کی وجہ سے انہیں سوائے ناکامی اور غموں کے کچھ نہیں ملتا۔ اس طرح بھرم کا خاتمہ اور جنون کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، دیکھیے، خالو جان کی مصروفیت کیا تھی؟ جواب: خالو جان جو ایک خاندانی رئیس بڑی سی آبائی دیوڑی میں رہتے اور بڑی شان و شوکت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ حالانکہ بظاہر وہ بے روزگار تھے، لیکن دسترخوان پر ہر وقت دو تین مصاحب دوست، دو تین میٹھے اور دو تین نوکر موجود ہوتے۔ ان کی ٹھاڑ دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بے روزگار ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کیمیا بناتے ہیں اور شوقین حضرات کو کیمیا بنانے کے گر سمجھاتے ہیں، اور عملی طور پر اپنی چھوٹی سی تجربے گاہ میں کیمیا بنا کر دکھاتے تھے۔ ان کے یہاں ذوق رکھنے والے حضرات ہر وقت موجود رہا کرتے اور چاہتے تھے کہ وہ بھی حکیم صاحبی کی طرح کیمیا گر کیمیا گر بن جائیں یا کیمیا گر بن جائیں۔ حالانکہ حکیم صاحب نے کیمیا بنانے کے چکر میں اپنی والد کی جائیداد بھی گنوا بیٹھی تھی۔ غرض حکیم صاحب دن بھر تمام دنیا سے بے خبر اپنی تجربے گاہ میں کیمیا بنانے میں مصروف رہا کرتے، اور انہیں پوری امید تھی کہ وہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ کیمیا بنانے کے جنون میں وہ اپنی بیوی اور جوان بیٹی کی ڈھلتی عمر کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنی لاپرواہ شوہر پر کڑتے کڑتے جان دیتی ہے، کوڑھتے جان دے دیتی ہے، اور پھر جوان بیٹی گھٹ گھٹ کر ایک دن اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ اور حکیم صاحب کو لگتا ہے کہ بیٹی نے مرنے میں ذرا جلدی کر دی، ورنہ وہ کیمیا بنانے میں بس کامیابی ہونے والے تھے، اور بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کر دیتے۔ لیکن وہ نہ تو کیمیا بنانے میں کامیاب ہوتے اور نہ ہی اپنی بیوی اور بیٹی کی جان بچاتے۔ کیمیا بنانا ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا، جس کے لیے وہ دن رات مصروف رہتے اور زندگی کی بہت سی قیمتی چیزیں گنوا بیٹھتے۔ اس کے بعد یہ لاسٹ سوال ہے، خالہ جان کے کردار پر ایک نوٹ لکھیے۔ خالہ جان آپا بیگم کی ماں تھی اور اپنی بیٹی کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، کیونکہ وہ 8 لڑکیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ خالہ جان کو اپنی لاڈلی پر بڑا ناز تھا، اور انہیں یقین تھا کہ وہ جس گھر میں جائے گی اسے جنت بنا دے گی۔ ہر ماں کی طرح خالہ جان بھی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر جیتی رہتی، لیکن جیسے جیسے بیٹی کی عمر بڑھنے لگی، خالہ جان کے چہرے کی لکیریں فکر میں گہری ہونے لگتی۔ وہ اپنی بیٹی کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گیندے کے پھول کنواریوں کی زندگی میں کب کھلتے ہیں۔ خالہ جان چونکہ ایک عورت تھی اور انہوں نے بھی کنواراپن گزارا تھا، انہوں نے بھی خواب دیکھے تھے اور ان کی زندگی میں بھی بہار آئی تھی، اسی لیے وہ اپنے بیٹی کے چہرے اور جسم سے رونما ہونے والی تبدیلیوں پر فکر مند تھے۔ خالو جان یعنی حکیم صاحب اپنی بیٹی کی جذبات سے بے پرواہ کیمیا بنانے میں مصروف رہا کرتے۔ ایسے میں خالہ جان بے چین ہو اڑتی، کوٹھی کا سناٹا انہیں کاٹنے دوڑتا، وہ اپنے آپ کو بے بس و مجبور کرتی، انہیں اپنی بچی کے اکیلے ہو جانے کا دکھ درد ستانے لگتا، اور جب یہ دکھ زیادہ ہو جاتا تو بڑے حال میں آ کر زور زور سے چیخنے لگتی، اور حکیم صاحب کو کوسنے لگتی کہ وہ دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر بیٹی کی کوئی فکر نہیں کر رہے۔ بیٹی دوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلی آتی اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ایک دن اپنی بیٹی کی بڑھتی عمر کا دکھ اور شوہر کی لاپرواہی کا صدمہ لیے خالہ جان اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ تو یہ تھی آپ کی بٹ نمبر 4۔ شاید آپ نے پورے سرسری مطالعے کے بھی پورے لیسنز پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ لیسنز پڑھ چکے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ سارے ویڈیوز اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے پورے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔